हेलो एवरीवन, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो नीट की, जेई मेंस, एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उन सभी केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को मैं सिंपली आपके सामने क्लेरिफाई करूंगा, जिससे किसी भी चैप्टर में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा मेरा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स मेरा पहला टॉपिक होगा बेटा। आज हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे मन में एक बात आती है। वो बात क्या थी कि 8th 9th 10th 11th क्लास के अंदर हमने एक बेसिक रिएक्शन देखी थी। वो बेसिक रिएक्शन थी मेरी ये, जहां पे ए आपका एक रिएक्टेंट होता था और बी आपका एक प्रोडक्ट होता था। तो कभी मेरे मन में एक सवाल आया कि किस रेट से रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, या ए में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं जिससे कि प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन हो रहा है, या इस केमिकल रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो तीन चीजों की स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का हमारी केमिस्ट्री में यूज करते हैं। पहली चीज क्या थी यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। और तीसरी चीज क्या थी? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीन चीजों का स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का हमारी केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीन चीजों का स्टडी करने के लिए केमिकल काइनेटिक्स का हमारी केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है? द ब्रांच ऑफ chemistry in which we deals with the study of rate of reaction, mechanism of reaction and factors influencing the rate of reaction। अब यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट एक्सेट्रा, ये आपके प्रेशर होंगे, ये आपके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोला है कि जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है, उसे मैं केमिकल काइनेटिक्स कहता हूँ। अब ये चीजें तो मुझे समझ में आई। अगली बात मैं आपसे करता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को किन किन पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं on the basis of speed। There are three types of केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपकी बेसिकली तीन टाइप की होगी। वो कौन कौन सी होगी, ध्यान से देखिएगा। पहली होगी आपकी फास्ट रिएक्शन, जिसे मैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहता हूं। दूसरी होगी मीडियम और मॉडरेट रिएक्शन,
और लास्ट है आपका स्लो रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में 1 बाय 1 आपसे स्टडी करता हूं। पहली है आपकी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, जिसे मैंने क्या नाम दिया था, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी मैंने इसका नाम दिया था। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। फास्ट रिएक्शन मतलब नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को मिलाते ही इंस्टेंटली आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसे मैं फास्ट रिएक्शंस कहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इंस्टेंटली व्हेन द रिएक्टेंट आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री की जितनी भी आयनिक रिएक्शंस है वो सभी आयनिक रिएक्शंस फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरीज में आती है, क्योंकि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में किसी भी तरह के बॉन्ड का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, केवल आयंस का इंटरचेंज होता है। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकंड का टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिएक्शन की बात करता हूं, बेसिक डेफिनेशन की। द रिएक्शन इन विच product are formed instantly when the reactant are mixed। हम बिल्कुल सिंपल और बेसिक लैंग्वेज की बात करेंगे, हम कोई बहुत भारी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अपन सिंपल लैंग्वेज में काम करेंगे जिससे कि केमिस्ट्री को पढ़ने में अपने को इजी हो और क्वेश्चन करने में अपने को आसानी हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इंस्टेंटली व्हेन द रिएक्टेंट आर मिक्स्ड। ठीक है, अगली चीज है ऑल द आयनिक रिएक्शन आर फास्ट रिएक्शन। देयर इज नो एसोसिएशन और dissociation of bonds occur in a chemical reaction only ions are interchanged with each other। ओके, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकंड का टाइम पीरियड लगता है। देयर आर 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकंड टाइम आर required to complete the reaction। ओके, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ओनली आयंस आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, नॉट एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ओके, जिसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे सामने कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, NaOH प्लस HCl जब आपस में मिलेंगे तो आपके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, NaCl प्लस H2। यहाँ पे सोडियम क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस और HCl क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको हमेशा बता दूं, जब जब भी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में मिलते हैं तब तब वहां पे आपके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या बोलता है, AgNO3 की रिएक्शन जब मैं सोडियम क्लोराइड के साथ करता हूं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका AgCl प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, Ag प्लस Cl माइनस और Na प्लस NO3
माइनस। ये रिएक्शन होगी आपकी फास्ट रिएक्शन। अगली बात करता हूं मैं आपसे मीडियम और मॉडरेट रिएक्शन। मीडियम और मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करता हूं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को मिलाने के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे मैं मीडियम और मॉडरेट रिएक्शन कहता हूं। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, आयंस पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में ओल्ड बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है और प्रोडक्ट साइड में न्यू बॉन्ड्स का एसोसिएशन होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, आयंस नहीं। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक पर्टिकुलर टाइम मुझे लगता है, और वो टाइम मुझे पता होता है, चाहे वो टाइम 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 साल, 2 साल, वो टाइम पीरियड मुझे पता होता है। इसका मतलब वो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, मीडियम और मॉडरेट रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, द रिएक्शन in which product are formed at a given time are called medium or moderate रिएक्शन। ठीक है, दूसरी चीज, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, आयंस नहीं। ठीक है, एटम्स और molecules are taking participate, not ions। ठीक है, तीसरी चीज, एसोसिएशन और डिसोसिएशन occurs in a chemical reaction। ठीक है, बॉन्ड्स का एसोसिएशन और डिसोसिएशन इस केमिकल रिएक्शन में होता है। जो एसोसिएशन होगा वो आपके रिएक्टेंट साइड में होगा, और जो आपके डिसोसिएशन होगा वो आपके प्रोडक्ट साइड में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं OLX क्या बोलता है। OLX ने हमारे एक बात तो हमारे इंडिया को सिखाई थी। OLX ने बोला था पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। तो उसी तरह से जब जब भी पुराने बॉन्ड टूटते हैं तब तब नए बॉन्ड बनते हैं। ये भी हमारी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट में क्या होगा और प्रोडक्ट में क्या होगा। रिएक्टेंट में आपके एसोसिएशन होगा और प्रोडक्ट में आपके डिसोसिएशन होगा। इस चीज का ध्यान रखना, तभी जाके हमारी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो पाएगा। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल्स क्या क्या हो गए आपके ध्यान से देखिएगा। इसका एग्जांपल्स हो गया आपका CH3 COO C2H5 प्लस H2O। इसे क्या बोलूंगा मैं, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का जब मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो प्रोडक्ट के फॉर्म में एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसे बोलूंगा मैं एसिटिक एसिड, और ये हो गया आपका इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हो गया इसका H2 प्लस I2 कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अगला एग्जांपल हो गया आपका H2 2H2 प्लस O2 सॉरी H2 प्लस O2 H2O। ये एग्जांपल्स हैं आपके मीडियम और मॉडरेट रिएक्शन के। नेक्स्ट आता है आपका स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन क्या हुआ, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को मिलाने के इन्फिनिट टाइम बाद आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे मैं स्लो रिएक्शन बोलता हूं। हमारी केमिस्ट्री की जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वो सभी रिवर्सिबल रिएक्शंस आपकी स्लो रिएक्शंस की कैटेगरीज में आती है। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को मिलाने के इन्फिनिट टाइम बाद आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर रस्ट लगना। ठीक है, द रिएक्शन in which
product are formed, in which product are formed at infinite time are called infinite time are called स्लो रिएक्शन। मैंने अब दूसरी बात बोली थी कि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है वो सभी रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो रिएक्शंस की कैटेगरीज में आती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्लो इन नेचर। ओके, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, रस्टिंग ऑफ आयरन। और दूसरी चीज मैंने बोल दी, हैबर प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, N2 plus 3H2 converted into 2NH3। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली और आपको बोलना चाहता है कि सर कैसे जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस है वो स्लो रिएक्शंस की कैटेगरीज में आती है। तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक ग्राफ बनाया है ये, ठीक है, इस चीज ग्राफ को ध्यान से देखना, ठीक है, जिसमें एक 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा मैंने ग्राफ, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जो होती है वो होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और ये होती है आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। सपोज मेरे सामने एक रिएक्शन है आर कन्वर्टेड टू पी, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आर है आपका रिएक्टेंट, पी है आपका प्रोडक्ट। जब टाइम स्टार्ट होता है इनिशियल टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करता है। अगर टच कर जाता ना तो वहां पे वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये ग्राफ कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करता है और इन्फिनिट टाइम तक इस तरह से चलता चला जाता है। इसका मतलब ऐसा होता है कि ये ग्राफ इस एक्सिस को इन्फिनिट टाइम पे जाके टच कर रहा होगा, मतलब इन्फिनिट टाइम पे जाके ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पूरी तरह से प्रोडक्ट में कंप्लीट हो रही होगी। इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी स्लो है। मैं वो काम कर रहा होगा, मतलब अभी तक मैंने किया नहीं, ठीक है ना, मतलब मैं बहुत स्लोली ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। और अब जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई और मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर दी, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी तो उसके अंदर एक बात आई थी कि सर ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्या बीमारी है, कोरोना वायरस जैसी तो नहीं है? नहीं, ये कोरोना वायरस जैसी नहीं है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, आर कन्वर्टेड टू पी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो इनिशियल में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सबसे कम होती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट गिवन टाइम, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं उसे मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलता हूं, ठीक है, आर नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अब मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ इसका इसका एक फॉर्मूला फॉर्म कैसे लिखूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है। तो मैं क्या लिखता हूं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से लिखूंगा बेटा, ध्यान से देखना। माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल आर इज इक्वल टू प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल पी। ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। अब इसके अंदर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सर ये नेगेटिव क्यों आया, सर ये पॉजिटिव क्यों आया, सर ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया, सर मैं स्मॉल ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट क्यों नहीं लगाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसलिए लगाया है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और पॉजिटिव इसलिए लगाया क्योंकि इट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो करते हैं, इट शोज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इट शोज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और यहाँ पे ये जो डेल्टा है वो किसको शो करता है, चेंज को शो करता है। किसको शो करेगा, ये आपके चेंज को शो करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मेट है केमिकल रिएक्शन का, A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। यहाँ पे A और B क्या है आपके रिएक्टेंट, C और D क्या है आपके प्रोडक्ट। ठीक है, राइटिंग हम मेरी बहुत गंदी है क्योंकि बचपन से मेरी मैम ने मुझे मारा नहीं था राइटिंग के लिए, और चीजों के लिए भले मारती थी मस्ती के लिए, लेकिन राइटिंग के लिए कभी नहीं मारा। तो राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, ठीक है जी। तो कोशिश करना समझ जाओ भाई, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ आपसे, A प्लस बी कन्वर्टेड इंटू C प्लस D। तो यहाँ पे A और B है आपका रिएक्टेंट, C और D है वहां पे प्रोडक्ट। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल C इज इक्वल टू प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल D। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन सबके बीच में सर आपने इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी उसी रेट से रिएक्टेंट B की भी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, और उसी रेट से प्रोडक्ट A की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, और प्रोडक्ट D की कंसंट्रेशन भी उसी रेट से इंक्रीज हो रही होगी। इसी वजह से इन सब के बीच में इक्वल टू का मैंने साइन लगाया है। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए इसको। अगला है, ये तो एक बेसिक फॉर्मेट था। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की फॉर्म में स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B कन्वर्टेड इनटू स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। यहाँ पे A, B, C और D है आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, ये स्मॉल a, b, c और d, इसे मैं क्या बोलूंगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है जी, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। अब मैं बात करता हूं मुद्दे की, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन A, माइनस ऑफ 1 अपॉन A डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्मॉल b डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन C डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल C इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन स्मॉल d डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल D। ये बात आई मेरी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता देता हूं। वो एग्जांपल्स कैसे होंगे, जैसे H2 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2HCl। ठीक है जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, ये H2 और Cl2 है आपके रिएक्टेंट और HCl है आपका प्रोडक्ट। इनकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इन दोनों की है वो 1 1 और इसकी है आपकी 2। तो माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ H2 इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ Cl2 इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2 डेल बाई डेल टी ऑफ HCl। ठीक है जी, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया। नेक्स्ट मैं केमिकल रिएक्शन लेता हूं H2 प्लस O2, मतलब 2H2 प्लस O2 2H2O, ये केमिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे H2 और O2 है आपके रिएक्टेंट, H2 है आपका प्रोडक्ट। 2 और 1 आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और 2 भी यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, माइनस 1 अपॉन 2
डेल बाई डेल टी ऑफ H2 इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ O2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल बाई डेल टी ऑफ H2O। ठीक है जी, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया मेरे सामने। इसको मैं थोड़ा सा और तमीज से लिख देता हूँ, 1/2। ठीक है जी। तीसरी चीज N2 प्लस O2 टू NO, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ N2 इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ O2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल बाई डेल टी ऑफ NO। ठीक है जी, ये एक मेरे पास बेसिक फॉर्मेट्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने कुछ केमिकल रिएक्शन बताई है। एक हेबर प्रोसेस जो शगुन का होता है मेरा, N2 प्लस 3H2 2NH3। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरे यहाँ पे, माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी ऑफ N2 इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल बाई डेल टी ऑफ H2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल बाई डेल टी ऑफ NH3। ठीक है जी, एक ये बात आई अब मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे एक पहला पार्ट खत्म होता है। अब दूसरी चीज आती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इंस्टेंटेनियस रेट होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट को फाइंड आउट करना। कैसे, ध्यान से देखिएगा, मैं चीज को समझाता हूं आपको। ये मेरे पास एक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है। ठीक है, अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं, ये देखिए ये ग्राफ है मेरा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। अभी तक मैं चेंजेस को फाइंड आउट कर रहा था। सपोज यहाँ पे इस टाइम पे कितना चेंजेस है, इस टाइम पे कितना चेंजेस है। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, इस टाइम से लेके इस टाइम तक के बीच का कितना चेंजेस आ रहा है, इस टाइम से और इस टाइम में कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है जी, ये क्या, यहाँ से यहाँ तक के बीच का अपने को चेंजेस फाइंड आउट करना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका जो चेंज इन कंसंट्रेशन वर्स। अब इंस्टेंटेनियस रेट, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट फाइंड आउट करनी है तो मैं वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट का यूज करूंगा। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हो गया, या ये आपका पर्टिकुलर टाइम हो गया, इस पे मुझे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए एक लाइन खींचूंगा, एक स्लोप बनाऊंगा। ठीक है जी, अब मैं आगे बात करता हूं आपसे कि इंस्टेंटेनियस रेट की डेफिनेशन क्या होती है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है जी, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन होती है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट लेता हूं। ठीक है, सपोज एक रिएक्शन है R कन्वर्टेड टू P, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखता हूं मैं, माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू प्लस डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल P। तो दोनों साइड का मैंने क्या किया, लिमिट लिया। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल P इज इक्वल टू प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल बाई डेल टी ऑफ कैपिटल P। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस डेल का डायरेक्टली आपका डी में कन्वर्ट होगा, ये कैपिटल, सॉरी इधर R है और इधर P है। ठीक है ना, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल R प्लस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल P। ठीक है जी, ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन आया। ठीक है, अब मैंने चेंजेस कुछ नहीं किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए मैं उसका डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल C इज इक्वल टू प्लस डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल D। चेंजेस कुछ भी नहीं है, सब कुछ एज इट इज, बट डेल की जगह D आ गया है।
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की फॉर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी -1/a d/dt ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू -1/स्मॉल b d/dt ऑफ कैपिटल B इज इक्वल टू +1/c d/dt ऑफ कैपिटल C और +1/स्मॉल d d/dt ऑफ कैपिटल D। ये लीजिए। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। पहला है N2 + 3H2 शगुन के हमारे हेबर बराबर 2NH3। हेबर बराबर तो हर जगह होने ही चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल तो इनका आना चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनती है यहाँ पे आपकी -d/dt ऑफ N2 इज इक्वल टू -1/3 d/dt ऑफ H2 इज इक्वल टू +1/2 d/dt ऑफ NH3। ठीक है जी, ये बना मेरा केमिकल रिएक्शन। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। H2 + Cl2 2HCl, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी -d/dt ऑफ H2 इज इक्वल टू -d/dt ऑफ Cl2 इज इक्वल टू +1/2 d/dt ऑफ HCl। ये केमिकल रिएक्शन हुई आपके साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होती है? एवरेज मैंने बचपन से सीखा हुआ है। हमारे टीचर जब हमारे अच्छे मार्क्स या बुरे मार्क्स जब आते थे तो उनका एवरेज निकालते थे। पहले के टाइम पे जब एग्जाम होते थे तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, तो उनका एवरेज निकाल के आपकी परसेंटेज निकाली जाती थी। तो ये भी वही चीज है, कोई चेंजेस नहीं है। सपोज एक केमिकल रिएक्शन है R कन्वर्टेड टू P, T इज इक्वल टू T1 टाइम पे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है R1, ठीक है, और इसकी है P1। T इज इक्वल टू T2 टाइम पे इसकी माना एक कंसंट्रेशन हो गई R2 और इसकी चेंजेस हो गई P2। तो एवरेज रेट क्या होगा? चेंज इन concentration of reactant or product upon final time minus initial time। ठीक है जी, तो क्या होगा माइनस ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू प्लस P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है जी, ये होगा आपका एवरेज रेट। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पे नेगेटिव हो सकती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एवरेज रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट may be present in negative and concentration of product may be present in positive, but average rate always found in a पॉजिटिव फॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगली चीज की मैं बात करता हूं आपसे। ये तो था एवरेज रेट के बारे में बात, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। तो अब इन चीजों को जो मैंने पढ़ लिया है, तो इसके बाद जब तक क्वेश्चन नहीं करूंगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जेई मेंस और नीट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन is carried out in H2O in 10 seconds. Concentration of iodine decrease 0.25 molar to 0.23 molar. Then calculate. अब मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बोल रहा है, ए बी सी, तीन पार्ट है मुझे कैलकुलेट करने के लिए। पहला है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2, तीसरी चीज है रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ Cl माइनस। तो भाई साहब सर आपने केमिकल रिएक्शन कौन सी दी है, वो केमिकल रिएक्शन है Cl2 प्लस 2I माइनस कन्वर्टेड इनटू I2 प्लस 2Cl माइनस। ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर आपने मुझे क्या क्या दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन H2O इन 10 सेकेंड, concentration of iodine decrease 0.25 to 0.23 molar, then calculate। तो आंसर की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करता हूँ। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सिंपल सा है 0.25 माइनस 0.23, केवल मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अपॉन 10 माइनस 0, ठीक है। तो 0.25 माइनस 0.23 अपॉन 10 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि सेकंड को मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो वैल्यू क्या है मेरी 10⁻³ इंटू 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड, ठीक है जी। बी क्या बोला है इसने, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका। सबसे पहले इन चीजों को ध्यान से सुनना कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, माइनस d/dt ऑफ Cl2। जब भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना केमिकल काइनेटिक्स का, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, -1/2 d/dt ऑफ I माइनस इज इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ I2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt ऑफ Cl माइनस, ठीक है साहब। अब इसने क्या बोला है, रेट ऑफ Cl2, रेट ऑफ डिसोसिएशन Cl2 का कितना होगा भाई, जितना रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उतना ही तो होगा। ये लो माइनस, डायरेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या बोला है, रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ Cl माइनस। तो रेट ऑफ एसोसिएशन ऑफ Cl माइनस कितना हो जाएगा, सिंपल सी चीज है। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है मेरे को यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ Cl माइनस। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया मेरा, उसकी वैल्यू है 10⁻³ तो वैल्यू पुट करी 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2 d/dt ऑफ Cl माइनस। दो उधर की तरफ जाएगा तो 2 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा, इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इसका भी क्या होगा यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये आपका आंसर होगा। सो अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इफ minus d/dt of N2O5 is equal to K1 N2O5, ठीक है, प्लस d/dt of NO2 is equal to K2 N2O5 और प्लस d/dt of O2 is equal to K3 N2O5। ये केमिकल, ये तो आपका डाटा गिवन है, और मेन केमिकल रिएक्शन है 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू
कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस O2। अब ये केमिकल रिएक्शन गिवन है। अब मुझे यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द रिलेशन इन बिटवीन K1, K2 एंड K3। इनके बीच में एक रिलेशन मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इनके बीच में K1, K2 और K3 के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर कुछ नहीं आता है तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो -1/2 d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू +1/4 d/dt ऑफ NO2 इज इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ O2। ठीक है जी। तो अब मुझे जो जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को मैं पुट करूंगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान लेता हूं और वैल्यू पुट करता हूं। तो माइनस d/dt ऑफ मुझे वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू क्या है, K1 N2O5 इंटू 1/2 1/4 इंटू K2 N2O5 इज इक्वल टू K3 N2O5। ठीक है जी। ये वैल्यू मुझे गिवन है। अब मुझे क्या क्या दिख रहा है भाई, N2O5 से N2O5 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास बचेगा K1/2 इज इक्वल टू K2/4 इज इक्वल टू K3। ठीक है साहब। अब ये रिलेशन एक मेरे सामने एस्टेब्लिश हुआ है। इसको मैं आगे किस तरह से लिख सकता हूँ और तमीज से थोड़ा सा, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम इसके अंदर देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन द फॉलोइंग chemical reaction, rate of appearance of O2 is 48 gram per liter second. Then calculate rate of reaction and rate of appearance of NO2। ठीक है। तो अब मुझे रिएक्शन क्या 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 दी हुई है, 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू 4NO2 प्लस O2। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इस फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 दे रखी है 48 ग्राम पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और NO2 का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू +1/4 d/dt ऑफ NO2 इज इक्वल टू प्लस d/dt ऑफ O2। ठीक है जी। तो अब आगे देखते हैं हम क्या क्या जो जो वैल्यू दी हुई है मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू del/del ऑफ O2 मुझे दिया हुआ है 48। ठीक है, ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लूंगा। 48/32 O2, एक ऑक्सीजन का होता है मोलिकुलर वेट 16, तो 2 का होगा 32। तो 48/32 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो पहला क्या बोला इसने, रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, मैंने कितनी निकाली 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और बी बात क्या थी मेरी,
फाइंड आउट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, ये निकालना है। तो क्या हुआ, 1/4 था, तो 4 इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा 6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड। कल हम इस चैप्टर का फर्दर पार्ट के स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।